हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम BPSC टीचर्स के लिए मैथ का ये सेट लेकर आए हैं। तो इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे कि जो लोग मैथ बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और जो लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम शून्य से लेकर मैं मैथ को लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते उन्हें भी मैथ आ जाएगा इस वीडियो को देख के। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम से मैंने ये शुरू किया है और एक एक चीज़ मैं बताऊंगा एकदम जीरो से, जो जीरो से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला है इसमें स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल पर दिया हुआ है कि 26,950 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो 9 जैसे इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर 9 आ रहा है, यहाँ सैकड़े के स्थान पर इधर से इकाई दहाई और ये सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर है। तो सैकड़ा मतलब क्या, सैकड़ा कहने का मतलब कि एक पर डबल जीरो होता है, या कोई भी अंक हो उस पर डबल जीरो लगाते तो सैकड़े का मान बताता है। तो यहाँ 9 है तो 9 का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 पर डबल जीरो, मतलब जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा उसके आगे कितने अंक है। तो इसके आगे 2 ही अंक है, 5 और 0, तो 2 जीरो लगाएंगे। जिस अंक का, जैसे यहाँ 6 का पूछा है तो 6 का क्या करेंगे, 6 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे, मतलब वो 1000 के जगह पर है, 1000 के जगह पर है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा तो 1000, तो 1000 के जगह पर है तो 1000 पर 3 जीरो लगते हैं, इसलिए 3 जीरो हो गए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है जातीय मान। जातीय मान मतलब कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहने का मतलब कि उसका फेस क्या है, वह कौन सा अंक है, यही बस इसमें समझने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे 9, 25,946 में 9 का जातीय मान पूछ रहा है, तो जातीय मान मतलब कि वो कौन सा अंक है सीधे बता देना है। जैसे 5 का पूछेगा तो वो 5 है, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि वैसी संख्या है जिसे हम गिन सकते हैं, अर्थात गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें शून्य शामिल नहीं किया जाता है, शून्य शामिल नहीं किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 और डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, मतलब गिनती की संख्याओं, मतलब 1 2 3 के पहले अगर हम जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे की तरफ, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, मतलब कि हम धनात्मक ऋणात्मक ऐसी संख्या जब पूर्ण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या, तीनों एक ही होते हैं, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। ठीक है, इसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वे प्राकृत संख्या जो एक एवं जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड टुकड़े हो सके उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। जैसे 4 6 8 15 18 21, इनका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो ढेर सारे, जैसे कि 4 को कौन कौन से अंक काटते थे, 1 काटेगा, 2 काटेगा, फिर 4 खुद काटेगा। इस तरह से, मतलब कि वैसे अंक जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं जो दूसरे अंकों से भी कट सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अभाज्य या रूट। अभाज्य या रूट संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, अभाज्य वे संख्या जो स्वयं, स्वयं मतलब खुद से, वे संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित हो, वे संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 5 11 13 19 23। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BBI है, आभाज्य संख्या हमेशा पूछ दिया जाता है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। से 2 एकमात्र ऐसी आभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, 2 एकमात्र ऐसी आभाज्य संख्या है जो सम संख्या है।
इसलिए दो सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, इसलिए दो को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। नोट में दिया हुआ है एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, VBI क्वेश्चन। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 9। ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, क्या कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। 1 से 50 के बीच में 15 होते हैं, 1 से 75 के बीच में 21 होंगे, 1 से 100 के बीच में कितने होंगे? 25, 1 से 125 के बीच में 30। मतलब आपको यहाँ तक तो याद रखना है। और कौन कौन इम्पोर्टेंट है? जैसे दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 1 से 25 के बीच में कितनी? 9, 1 से 50 के बीच में 50 और 1 से 100 के बीच में 25 होते थे। ये तीन चीज़ आप लोग जरूर ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले को देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। जब प्राकृत संख्याओं का मौसा 1 हो और वो दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 और 5 संख्या का एक जोड़ा है, जब प्राकृत संख्याओं का मौसा 1 हो तो दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 5 का जोड़ा में इसका मौसा 1 होगा, 3 7 का, 4 9 का, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है सम संख्या, ये सभी को पता भी होना चाहिए। जो 2 से भाज्य हो, 2 4 6 8 10, जो 2 से भाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ऑड नंबर, जो 2 से भाज्य नहीं हो, जैसे 1 3 5 7, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या दो पूर्णांकों का भागफल है, ठीक है। जैसे 1 2 3 या 1/2 3 7 2/5 इत्यादि। धनात्मक परिमेय संख्या 3/5 5/7, ठीक है। ऋणात्मक परिमेय संख्या -2/7 7/-9, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। जैसे 144 किसका होता है? 144 का रूट करेंगे तो वो 12 का होगा, ठीक है। उसी तरह 289 17 का होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है सभी प्राकृत पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। ये सारी चीज़ों को ध्यान से याद रखेंगे, VBI है। परिमेय संख्याओं के गुणनखंड नहीं हो सकते। परिमेय संख्याओं के क्या होते हैं? गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सके, ठीक है। अपूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्या, जैसे √5 अपूर्ण है, इसका सार्थक वर्ग नहीं निकलता है। √35 भी उसी तरह से। नेक्स्ट है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। VBI है, याद करेंगे। वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय अथवा समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे √7 5/4, √10 3/5, ठीक है ना। तो ये दोनों के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, ऐसी संख्या जिनकी मात्र कल्पना की जा सके। जैसे √−3 √−5, इसका कोई वैल्यू क्या निकलेगा खुद पता नहीं, ठीक है ना। तो इसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। नोट, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे -144 अगर दिया रहे तो इसका वर्ग हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या या पूवर्ग संख्या, VBI क्वेश्चन है। पूर्ववर्ती संख्या या पूवर्ग संख्या, दी गई संख्या से ठीक पहले छोटी संख्या। जैसे 752 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 752 की पूर्ववर्ती संख्या तो 751, ठीक है। 752 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 751, ठीक है। इसको समझ गए। ये तो सीटेट के लिए VBI है, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अनुवर्ती संख्या, दी गई संख्या के ठीक बाद वाली या बड़ी संख्या।
जैसे 16,543 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 16,544। अनुवर्ती में 1 बढ़ा देंगे, पूर्ववर्ती में 1 घटा देंगे। नेक्स्ट है परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। वह पूर्णांक जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो। गुणनखंडों में वह स्वयं शामिल नहीं होती है। जैसे 28 एक परिपूर्ण संख्या जिसके गुणनखंड 1, 4, 7, 4, 2, 1 है, ठीक है। तो 14 + 7 + 4 + 2 + 1 = 28, ठीक है। पैलिड्रोम संख्या, पैलिड्रोम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो बाईं ओर से दाईं ओर समान पढ़ी जा सके। जैसे 2, 3, 7, 3, 2, 2, 3, 7, 3, 2, ठीक है। 2, 3, 7, 3, 2, तो 2, 3, 7, 3, 2 दोनों तरफ से अगर हम पढ़ेंगे तो दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। तो उसे ही पॉलीड्रम संख्या बोलते हैं। अब है नेक्स्ट भाजकता का नियम। भाजकता का नियम मतलब कैसे हम किसको भाग करेंगे तो कट जाए, ये हमें याद रखना है। 2 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नेक्स्ट 3 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे 85,761 अगर ये लिखा हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि ये 3 से भाज्य? तो इसके सारे अंकों को हम ऐड कर लेंगे। अगर ये ऐड करने के बाद 3 से भाग लग जाता है तो ये 3 से भी विभाज्य होगा। नेक्स्ट है चौथा, 4 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए संख्या 4 से विभाज्य। जैसे आपका 15,396 या 96 4 से पूरी तरह भाज्य होगी, ठीक है। क्योंकि 15,096 में 96 जो है 2 अंक, इकाई और दहाई पूरा 4 से विभाजित हो जा रहा है, ये पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो 5 से कटेगा, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है और ये याद भी हो जाएगा। 6 से, जो संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे इसको 2 से ट्राई करेंगे और 3 से, 2 और 3 का हमने जान चुका है कि कैसे करना है, उस तरीके से कर लेंगे तो हम 3 दूना 6 से भी वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 से भाजकता का नियम, दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह 7 से भाज्य हो जाएगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो जैसे देखिए 16,807 में 7 का दोगुना 14 घटाने पर 14 घटाए तो 1666 है। फिर 166 में, ठीक है, 12 घटाएंगे तो 154 है। फिर क्या करेंगे, 166 में से 12 घटाएंगे तो 154 है। फिर 15 में से 2 घटा, 4 दूना 8 घटा लेंगे तो 7, तो अतः यह 7 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ है तो इसको ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे। नोट में है, यदि कोई संख्या 2 अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों तक हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होती है, ठीक है। नेक्स्ट 8 से भाजकता का नियम, जिस संख्या की इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ांक 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 73,584 में 584 8 से विभाजित होता है, इसलिए पूरी संख्या 8 से कटेगी। अगला है 9 से विभाजकता का नियम, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे 47,691 में सारे अंकों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 27 9 से भाज्य है, इसलिए पूरे अंक 9 से कटेंगे। नेक्स्ट है 11 से, जिस संख्या के सम स्थान के अंक और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी, ठीक है। जैसे 95,744 में आप 9, 7, 4 को एक साथ जोड़ेंगे और फिर उसके बाद 5, 4 को एक साथ जोड़ के घटा लेंगे। मतलब क्या करेंगे, जिस संख्या के सम स्थान, तो सम स्थान में कौन कर आ रहा है, सम स्थान में 5 आ रहा है और 4 आ रहा है, ठीक है। और विषम स्थान में 9, 7, 4 आ रहा है, ठीक है। इस सबको एक साथ जोड़ के घटा लेंगे तो अगर 11 शेष आए तो भी कटेगा या 0 आए तब भी कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे है नोट में, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह 3, 7, 11, 13 और
37 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 बार एक ही अंक अगर हो तो वह 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से और 37 से। ठीक, नेक्स्ट है आगे अगला पॉइंट द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति में हम देखेंगे इस पद्धति में 0 और 1 होता है जिसका आधार 2 होता है। ठीक है, इस पद्धति में 2 ही अंक काम में आते हैं, जैसे 1101, 10001, मतलब कि इसमें 1 और 0 का ही यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दशमिक पद्धति। 0 से 9 तक की अंकों से बनी संख्या को द्विधारी में बदलना। कैसे बदलेंगे? जब दी गई संख्या में 2 का भाग जब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि भागफल 0 यानी कि शेष फल 2 से कम नहीं आ जाए। जैसे 37 है, 37 को द्विधारी संख्या में कैसे बदलेंगे? तो देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं हम लोग। 2 से भाग करेंगे तो 18 दूना 36 होता है, तो जो शेष आएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, 1 बचा, फिर 2 से 18 तो कट गया पूरी तरह से, 2 9 18, तो फिर इसका जो शेष है वो 0 आया था। फिर 2 से 2 चौका 8 तो 1 घटेगा, फिर 2 दूना 4, 0 कट गया पूरी तरह से, 2 1 कम 2 तो फिर 0। ठीक है ना, और 1 शेष बचा, और 2 से फिर 0 डालेंगे तो ये 0 नीचे आ जाएगा, 2 1 कम 2 यहाँ हो गया। तो 37 को अगर हम द्विधारी पद्धति में लिखें तब 1, देखिए 1 0 0 नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। 37 का क्या हो जाएगा 1, 37 का क्या होगा 1 0 0 1 0 1, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है द्विधारी अंक। तो ऐसे क्लास के लिए अगर आपको ये क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं ऐसे आगे सारे चैप्टर को पूरे 0 क्लास से पढ़ाऊंगा। तो क्या मैं ऐसे आगे आप लोगों को क्लास दे सकता हूं? अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ज़रूर कमेंट करें और KRC को ज़रूर फॉलो करें, ज्वाइन करें, लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये सेशन हमें अच्छा लगा है। प्लीज़ सर आप लोग आगे सारे चैप्टर को ऐसे ही तोड़ तोड़ के बता दें। तो धन्यवाद दोस्तों।